तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा हम लोग जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, इसका सैंपल पेपर कर रहे थे। और यही सैंपल पेपर की इस सीरीज का ये पार्ट 2 वाला वीडियो आपका होने वाला है। इससे पहले हमने इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 1 वाले वीडियो में बेसिकली सेक्शन ए या कह लीजिए खंड अ हमने कवर कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेक्शन बी है उसको पूरा कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके पेपर की, तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा हिंदी का। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का आएगा, जो मैंने बहुत बार आपको दिखा दिया है कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का रहता है। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट अपने सेक्शन बी की ओर चलते हैं, देखते हैं कि सेक्शन बी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी यानी खंड ब के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर आपको देना है। तो सेक्शन बी यानी खंड ब का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिए गए नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है। तो 3 आपको यहाँ पर टॉपिक या टाइटल जो भी कह लीजिए वो दे दिया है, जैसे कि पहला है मेरे बगीचे में खिला गुलाब, दूसरा है गर्मी की पहली बारिश, तीसरा है खेलों में या खेल में मेरी रुचि यानी खेल के अंदर मेरा इंटरेस्ट। इन तीनों में से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है, जिसको आप काइंड ऑफ निबंध टाइप का भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पहला वाला जो आपका है मेरे बगीचे में खिला एक गुलाब, गुलाब आपको पता है फूल होता है, उसके ऊपर रचनात्मक लेख लिख करके आपको दिखा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे आप रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। रचनात्मक लेख में आपको पूरा फोकस रखना है, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव अपना रचनात्मक लेख लिखिएगा, यानी कि कॉपी करने का प्रयास मत कीजिएगा, अपना यूनिक लिखिएगा, ठीक है। नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है, जैसे कि मेरे बगीचे में खिला गुलाब, मेरे लिए वह सबसे खुशी का दिन था जब मेरे बगीचे में फूल खिला, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अपने बगीचे के लिए एक गुलाब का एक छोटी सी कलम लेकर के आई थी और साथ ही साथ मैंने अपने बगीचे में कलम लगाई, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे गुलाब के फूल बहुत ही पसंद है, मैं एक गुलाबी रंग की कलम लेकर आई थी। तो इस तरह से करके यहाँ पर एक लड़की के बारे में बता रखा है कि कैसे उसने गुलाब का फूल लगाया और उसके बगीचे में गुलाब का जब फूल उगा तो उसको कैसा महसूस यहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्रिएटिविटी आपको दिखा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी रचनात्मकता दिखाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि है ही आपका ये रचनात्मक लेख, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ना तो पढ़ भी सकते हैं पूरा का पूरा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। क्या है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 60 शब्दों में देने हैं, और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा 6 नंबर का, ठीक है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 8वें के क में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से रेडियो माध्यम की कमियों का आपको वर्णन करना है। जो अलग अलग जनसंचार के माध्यम है आपका, उसमें से जो रेडियो माध्यम है, रेडियो तो आप सभी ने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप का होता है जिसको चार्ज वार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग करने वाला रेडियो अलग से आता है, और एक बैटरी का सेल भी लगता था, वो ऐसा वाला रेडियो भी आता है। तो जो रेडियो माध्यम है उसकी क्या कमियां है उसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए जो रेडियो होता है उस पर आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी सुन रहे होते हैं तो वो वापस रिवाइंड करके आप नहीं सुन सकते। जैसे कि एक गाना सुन रहे हैं आप, ठीक है, आपने देखा कि यार वो गाने का ना वो लाइन मेरे को बहुत पसंद है तो वो रिवाइंड करके सुन लो, तो वो आप नहीं कर सकते। इंटरनेट पे आप वो कर सकते हैं। तो वही एक बहुत बड़ी कमी है रेडियो की। देखिए रेडियो रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकते। साथ ही साथ कई बार रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं एवं समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है ना, न्यूज वगैरह आना होता है रेडियो पे, जैसे कि आकाशवाणी से न्यूज सुनाएंगे हम लोग 7 बजे, इस तरह से न्यूज वगैरह आना होता है, तो आपको टाइम का वेट करना पड़ता है कि भाई इस टाइम पे न्यूज आएगा, इस टाइम पे बुलेटिन आएगा, तो अभी मैं वहां पर सुन सकता हूँ। लेकिन इंटरनेट पे क्या है, तुरंत सर्च किया टुडेज न्यूज, मोदी जी का न्यूज तुरंत आ जाता है। तो ये रेडियो की एक बहुत बड़ी कमी में से एक है। अगला है रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुन सकते क्योंकि वे उबाऊ हो जाते हैं। ज्यादा लंबा प्रोग्राम चलता है तो ऑडियंस जो होता है ना बोर हो जाता है, वो सोचता है कि यार क्या है कि इस माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखना काफी कठिन होता है। जो सुनने वाला बंदा होता है ना, जो ऑडियंस होता है, उसको रेडियो के सामने बैठा करके रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार जब उसके इंटरेस्ट का चीज निकल जाता है, जैसे वो एक गाना सुन रहा है तो गाना सुनते सुनते रेडियो के सामने बैठा हुआ है, जैसे ही वो गाना खत्म हो जाएगा वो क्या करेगा, रेडियो बंद कर देगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग वाला
होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि इन डेप्थ रिपोर्टिंग से क्या अभिप्राय है। इन डेप्थ रिपोर्टिंग क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन करके उन पहलुओं को सामने लाया जाता है जो पहले जनता के सामने अवेलेबल नहीं होता है, वो हमारा इन डेप्थ रिपोर्टिंग या रिपोर्ट कहलाता है। जैसे कि आप हिंडनबर्ग वाला ले लीजिए, अभी अडानी ग्रुप्स के ऊपर, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, कि अडानी ग्रुप के ऊपर कैसे हिंडनबर्ग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, उन्होंने क्या किया, रिसर्च करके एक रिपोर्ट जारी कर दिया कि देखिए आपका अडानी ग्रुप ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इन डेप्थ रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो प्राप्त सूचनाएं थी, तथ्य थे, उनको इकट्ठा किया और उसका गहराई से छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार करके किसके सामने रख दिया, पब्लिक के सामने रख दिया। वो क्या कहलाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है या रिपोर्टिंग कह लीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका जो है वो आपको लिखना है। देखिए जनसंचार माध्यम में द्वारपाल कौन होता है, देखिए संवाददाता द्वारा भेजी गई खबरों की सत्यता, निष्पक्षता की जांच कर अशुद्धियों को दूर कर प्रकाशन योग्य बनाने वाले संपादकीय मंडल को द्वारपाल मंडल कहते हैं। यानी कि संपादक द्वारा जो भी खबर उबर भेजा जाता है, तो संपादकों का ही एक ग्रुप होता है जो चेक करता है कि जो न्यूज आया है वो सही है कि नहीं है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, संपादकीय मंडल या फिर द्वारपाल कह लीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देने हैं और 9वां क्वेश्चन 6 नंबर का आपका रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से इंटरनेट माध्यम की खूबियां और कमियों का आपको वर्णन करना है। इंटरनेट की क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, ये आप मुझे लिख करके बताइए। देखिए यहाँ पर तो जो लिखा हुआ है वो है ही, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटरनेट की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। देखता हूं कौन सा बच्चा अच्छा कमेंट करके बताता है। जिसका सबसे सही कमेंट आएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, ताकि सभी बच्चे समझ सके कि बच्चे ने सही कमेंट किया है। बाकी आप यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आप अपना थोड़ा यूनिक आंसर मुझे लिख करके दिखाइए, देखता हूं कि कितना यूनिक आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कि कहानी जो लेखन होता है उसमें द्वंद्व और संवाद का योगदान अति महत्वपूर्ण होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए कहानी के अंदर अगर हम लोग बात करें द्वंद्व की, तो कहानी में द्वंद्व का तत्व होना आवश्यक होता है। द्वंद्व जो होता है कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर द्वंद्व होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी को एक मजबूती प्रदान करने में, ठीक है। और संवाद जो होता है, कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद की कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करता है। यानी संवाद जो होता है ना, जो कहानी होता है और जो उसका कैरेक्टर प्ले करने वाला था, उनके बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संवाद के बारे में लिखना है बच्चों। ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवा रखे, काइंड ऑफ एक रिवीजन हो जाए आपका, तभी मैं आपको ये दोबारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। तो कल आपका पेपर है तो प्रैक्टिस करना तो बनता है यार, पूरे साल भर प्रैक्टिस किया है, आज भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत यूनिक क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। इसमें आपको जो आंसर देना है, कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और 40 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे वो अगर सही दे देते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10वें के पहले में क्या पूछा है कि सरोज स्मृति कविता में कवि निराला की वेदना के सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करिए। यानी कि जो सरोज स्मृति कविता है, इसके अंदर निराला जी की जो वेदना है सामाजिक यानी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, उसको आपको बताना है। तो देखिए, यह केवल एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष से उपज वेदना ही नहीं, वरन समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले युगचेता कवि निराला की समाज द्वारा की गई उपेक्षा को भी प्रकट करता है। यानी कि यहाँ पर निराला जी अपने जो व्यथा कथा है उनको यहाँ पर चित्रण करते हैं और समाज को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी फनी क्वेश्चन भी है, यानी समझने लायक क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे हंस पड़ते हैं, ठीक है। क्या है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पारो नाम की जो लड़की थी वो संभव नाम के लड़के से मन ही मन प्रेम करने लग गई थी। वो चाहती थी कि वो उससे दोबारा मिले, इसलिए उसने क्या किया, मनोकामना मांगी मनसा देवी पे जाकर के मंदिर पे। वहां पे उन्होंने क्या किया कि वो एक धागा बांधा कि काश में जो है संभव से दोबारा मिल पाती। और उनकी जो मनोकामना थी, यानी पारो की जो मनोकामना थी, बहुत जल्दी पूरी हो गई। वो चौंक भी गई, लेकिन बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो गई और भगवान के प्रति उनकी जो आस्था थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो
उधर लग जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। ठीक है, भारत के बारे में जब भी आपके बात कर रहा है तो अच्छी बातें ही आपको मोस्टली लिखनी होती है, और खास करके कार्नेलिया के गीत में तो अच्छी बातें ही बताई गई है। देखिए भारत के बारे में बता रखा है, हमारे देश के प्यारे भारत के बारे में, कि लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है, यानी जो सूर्य उदय है, सनराइज है, वो लालिमा युक्त एकदम लाल लाल इस तरह से सूर्य उदय देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली है हमारे देश में, नीले आसमान में उड़ते पंछी दिखाई देते हैं, नीला समुद्र और उसकी लहरें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर कार्नेलिया का गीत कविता है, इसके अंदर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन की, यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। देखिए अगर आप फंसिएगा ना तो सप्रसंग व्याख्या में ही फंसिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे सप्रसंग व्याख्या की उतना ज्यादा आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। समझ करके एटलीस्ट जाइए कि सप्रसंग व्याख्या आपको करना कैसे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लाइनें दे देगा कि हिमालय किधर है, डैश डैश डैश, हिमालय किधर है। ठीक है, अब आपको जो आंसर लिखना है सप्रसंग व्याख्या का कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आप लिख दीजिएगा कि ये जो चीज है कहां से लिया गया है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो लाइनें हैं आपका प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12वीं के हिंदी जो विषय है उसकी किताब अंतरा जो आपका भाग 2 है उसके काव्य दिशा से अवतरित है। काव्य यहाँ पर दिशा बोल रहे हैं, काव्य खंड होगा वैसे, इससे लिया गया है, जिसके कवि केदारनाथ सिंह जी है। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा प्रसंग। प्रसंग में क्या होगा कि यहाँ कवि ने बालक तथा हिमालय के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, यानी हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एक तरह से कैरेक्टर समझ लीजिए होता है और चीजें होती है। तो इस तरह से आपका ये प्रसंग आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका व्याख्या। व्याख्या के अंदर पूरा जो भी आपको उस चैप्टर के बारे में, उस कविता के बारे में पता है पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका विशेष। विशेष या कह लीजिए या काव्यागत विशेषता कह लीजिए, जिसके अंदर आपको मैं आंख मूंद करके 2-3 चीजें बोल रहा हूँ, आप वो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सरल, सहज, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ये सब आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो आपकी कविताएं हैं उसके अंदर यही चीजें इस्तेमाल में आती है। ठीक है, कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, अलंकार ये देखने को मिलता है। अलंकारों के बारे में लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, 1-2 अलंकारों की बात कर दी आपने। ठीक है, उधर उधर में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। अब देख रहे हैं यहाँ लाइनों में भी बता दिया, उधर उधर जो है ना इसके अंदर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। जो हमारा मुक्त छंद तथा चित्रात्मकता है, गुण प्रसाद तथा रस अद्भुत है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। ये आपका जो 12वां क्वेश्चन रहेगा, ये गद्य खंड जो है ना आपकी अंतरा भाग 2 वाली पुस्तक जो है उसके अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको लिखना होगा 40 शब्दों के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क भी आपको देने हैं। तो देखिए जहां कोई वापसी नहीं जो पाठ है ये यात्रा वृतांत शैली में लिखी गई है, जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। आप इसके स्थान पे जो है ऐसे टाइटल या ऐसे शीर्षक लिख सकते हैं जैसे कि क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि। इनका चयन आप लोग कर सकते हैं। तर्क सहित आपको बताना है कि आपने ये टाइटल ये चूज क्यों किया। यहाँ पर दूसरा शीर्षक जो है आपने क्यों चूज किया, जहां कोई वापसी नहीं पाठ का। ठीक है, यानी ये चैप्टर है, इसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं, इसका दूसरा टाइटल आपको चूज करके लिखना है। तो इस हिसाब से आप आंसर लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों करती है वो स्पष्ट कीजिए। तो शेर पहचान 4 हाथ हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों करती है क्योंकि यहाँ पर पूंजीपतियों के बारे में बता रखा है कि कैसे वो जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं और कैसे उनको पंगु बनाने का जो है कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, राजा को ऐसी जनता चाहिए जो बहरी हो, गूंगी हो, अंधी हो, इस तरह से, ताकि राजा जो भी बोले वो उनका पालन करे। इसी तरह से 4 हाथ में हमारा बता रखा है कि मजदूरों का शोषण करना, पूंजीपति लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से काम निकलवाए कम से कम पैसा दे करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा भी रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो बालक ने जैसे ही लड्डू मांगा तो यहाँ पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए ली क्योंकि लेखक को लगा कि अभी भी उसका बचपन मरा नहीं है। मेन मुद्दा यही है, बाकी आप आंसर पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इसके आगे चले तो अगला हमारा 13वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर वो भी रहेगा हमारा सप्रसंग व्याख्या वाला। यहाँ पर देखिए क्या है कि धर्म का रहस्य जानने डैश 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 कई बातें निकल आवे। अब यहाँ पर सीधा संदर्भ में आ जाइए, कहाँ से लिया गया है, पाठ है हमारा घड़ी के पुर्जे। लेखक कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। प्रसंग क्या है हमारा, लेखक का मत है कि धर्म मुट्ठी भर धर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, सभी लोगों को धर्म के बारे में जानने का मौका मिलना चाहिए। तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी आपकी व्याख्या, पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्या है इस चैप्टर के अंदर क्या नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका काव्यागत विशेषताएं, जैसे कि भाषा हमारी क्या है, विषयानुकूल, खड़ी बोली का, मैंने बोला ना खड़ी बोली, ये सब तो भाई लिखना ही लिखना है आपको। शब्द भंडार क्या है हमारा, तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति क्या है हमारा, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। शैली कौन सी है हमारी, विचारात्मक शैली है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो हमारा 14वां क्वेश्चन आ जाता है, जो आपका अंतराल वाली जो बुक है ना उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर आपको जो है 60 शब्दों में देना है और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा 14वें में। तो 14वें के पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंधन करना पहले से बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा मानना ठीक है भैया? तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह महज एक गलत फहमी है। रिनेशा से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भाप लिया था। ये ऐसे लेजेंड लोग थे जिनको पता चल गया था कि आगे चल के जिंदगी में क्या होने वाला है या आगे के भविष्य में क्या होने वाला है, जल संकट आने वाला है। इसीलिए इन्होंने वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ियां और कुएं बनवाए। परंतु आज के तथाकथित होशियार इंजीनियरों ने क्या किया है, तालाबों को गाद से भर दिया है, ठीक है, और नदी नालों को वो लोग क्या कर रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे गंदे पानी का प्रबंधन करना पहले से, या गंदे पानी कह रहा हूं, पानी का प्रबंधन करना पहले से बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। क्योंकि पहले के लोग ज्यादा जानते थे कि भाई आगे फ्यूचर में चल के पानी का दिक्कत होने वाला है। लेकिन आज के इंजीनियर क्या करते हैं, भाई तालाब है इसको भर दो, चलो इधर कुछ बना दो, इधर खेलने वाला कुछ बना दो। तो ये चीजें गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमें दिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विश्वनाथ पर अत्याचार जो है सो कि हो गया, क्यों हुआ विश्वनाथ पर, या कह लीजिए विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, वो आपको बताना है। तो देखिए विश्वनाथ जो था आपका, अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया, और माँ जो है माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, और विश्वनाथ का दूध जो है क्या हुआ, छूट गया। विश्वनाथ को उसके 3 साल तक होने तक पड़ोसी जो एक दाई थी उसने उसका पालन पोषण किया, ठीक है। और जो माँ का स्थान है वो किसने ले लिया, उस दाई ने ले लिया। इसीलिए जो कहा जाता है विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। यानी कि अभी तो वो दूध पी रहा था माँ का, कि उतने में उसके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब जैसे छोटा भाई जन्म लेगा तो बड़े भाई की वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो विश्वनाथ था उसका पालन पोषण एक पड़ोसी की दाई थी उन्होंने किया, और उनकी माँ का स्थान उस दाई ने ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही था हमारा सैंपल पेपर, और ये लास्ट सैंपल पेपर था। आई होप कि आपको समझ में आया। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। और इस वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अभी तो सिर्फ आपका हिंदी का एग्जाम है कल, उसके बाद इंग्लिश का होगा, जियोग्राफी का होगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसका भी एग्जाम होगा सबके लिए सैंपल पेपर्स लाएंगे। बस आप वीडियोस को लाइक किया कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियोस को देखना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।